नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने स्वागत किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने के पीछे सरकार की जो इच्छा थी उस पर एक तरफ से न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड को 19 साल का सबसे बड़ा फैसला बताया और कहा है कि सरकार का मकसद परंपराओं से किसी तरह की छेड़छाड़ करना नहीं है। उन्होंने अपील की है कि बोर्ड पर कोर्ट के फैसले को किसी की जीत और हार से जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सरकार की प्राथमिकता तीर्थ पुरोहितों के हितों की रक्षा करना है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यही बात हमने न्यायालय के समक्ष भी रखी थी और कोर्ट ने सरकार के पक्ष में अपना निर्णय लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि सरकार अब चारधाम यात्रा को लेकर और बेहतर काम करेगी। 36 लाख लोग आए तो 36 लाख लोग केवल उत्तराखंड के तो नहीं थे। हम देखें तो उत्तराखंड के लोगों का एक बहुत छोटा परसेंटेज है। दुनिया के हिंदू यहाँ पर आने का उन सबकी श्रद्धा यहाँ पर है। मैं बार बार कहता हूँ कि उनकी हमारे देवस्थान हैं, हमारे चार धाम हैं, हमारे उत्तराखंड में है। गंगा जैसी पवित्र नदी उत्तराखंड में है, तमाम नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए ही नहीं, इस पर उन सब लोगों का हक है जिनकी उनके प्रति श्रद्धा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर जो जजमेंट हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था वो आ गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और हम अब निश्चित रूप में चार धामों को विकसित करेंगे। इसमें और भी यात्रियों को सुविधा मिले ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी यात्रा सुगम और सरल हो। जो दुविधा का वातावरण था वो समाप्त हो गया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में स्वामी जी को अब उनका जवाब मिल गया है और हम निश्चित रूप में उत्तराखंड में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हम यात्री आने शुरू हो जाएंगे और हम यात्रियों का जो है उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे सरल और सुविधाजनक यात्रा लोग कर सकें चार धामों। वहीं देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती दी थी, जिसको मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आज खारिज कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन लगाई थी, चारधाम एक्ट को चैलेंज किया था और हमने उसमें इंटरवीन करके उनकी पिटीशन को अपोज किया था और वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट के किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। वो एक्ट को कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रेज बाय श्री स्वामी जी हैज़ फेल्ड और वो बोर्ड बिल्कुल चलेगा। जहां एक और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का सम्मान करके उनका मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट राजधानी देहरादून में कार्यरत वरिष्ठ फिजिशियन सीएम के चिकित्सक डॉक्टर एनएस बिष्ट अपने उत्पीड़न को लेकर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर एनएस बिष्ट गांधी शताब्दी अस्पताल में सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उन्होंने देहरादून के सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों पर मनमानी और अनसुनी का आरोप लगाया। तो गांधी शताब्दी चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठ गए। देहरादून सीएमओ पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, अनशन पर बैठ गए। जब उन्हें लिखित में समझाया गया उसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। हरिद्वार स्थित आर्य समाज की संस्था गुरुकुल महाविद्यालय में दो पक्षों का आपसी संघर्ष कर्मचारियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, जिसके चलते करीब 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला है, जिसके बाद कर्मचारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6-7 महीनों से लगभग 50 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। से लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा समय पर वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन हमें भुगतान नहीं किया जा रहा है।
वेतन का। हम जब भी कहते हैं तो कहा जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा आपका वेतन। तो हम पिछले 6 महीने से कई बार हमने जिलाधिकारी महोदय को भी लेटर दिया, हमने शिक्षा मंत्री को भी पत्र दिया है, लेकिन उस पर कोई भी प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस निर्णय उस पर नहीं लिया गया। बार बार हमसे जिलाधिकारी महोदय ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। मुख्यमंत्री को हमने लेटर दिया, हमारा 6 महीने से न वेतन का भुगतान किया जा रहा है, न हमारा EPF का भुगतान किया जा रहा है, वो भी लंबित है मामला। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो ESI का भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर हम ESI ऑफिस में जाते हैं तो ESI वाले कहते हैं कि आपका तो जमा ही नहीं है। तो देखिए एक सूत्री मांग है इनकी। एक सूत्री मांग हमारी है कि भाई जो वेतन का भुगतान है वो समय पे किया जाए। 4-4, 5-5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया और फिर भी हमारे कर्मचारी फिर भी अपना वर्क कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि भाई कि 4-5 महीने से वेतन ना मिलने के कारण किसी ने काम छोड़ा हो या किसी कोई काम नहीं कर रहा है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है कि अब स्थिति इनकी ऐसी हो गई, 5-5, 6-6 महीने से वेतन ना मिलने से इनका पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। अधिकारी सभी की हो गई। अधिकारियों के पास गए तो क्या कहना है? अधिकारियों का कहना यह है कि फाइल जो है भेज रखी है बैंक में खाता खोलने के लिए। जैसे खाता खुल जाएगा सबको जो है ऑनलाइन हम जो है भुगतान कर देंगे। बैंक में पैसा है, खातों में पैसा है, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कर्मचारी तो बेचारा। दिक्कत क्यों आ रही है इनको इस तरह के जो खाते इनके नहीं खुले? क्या मतलब क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, वजह कुछ नहीं, ये तो एक व्यक्तिगत आदमी इसमें अड़चन लगा रहा। कौन है वो? क्षेत्रपाल जो पुराना मुख्य शिक्षाता था यहाँ, वो एक वो फिर उसने दे दिया इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। वो दरख्वास्त देता, उसके बेस पर खाते बंद खोलने को तैयार नहीं हो रही। कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब 5वें मील के पास बरसाती नाले के तेज बहाव में कार बह गई, जिसमें एक कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कार में सवार अन्य 2 अभी भी लापता हैं। मामले की जानकारी होने पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश में जुट गई। तो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छोटे छोटे कार्यक्रम करने के बावजूद कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और बीजेपी नेता जगह जगह जाकर कोरोना फैला रहे हैं। इन्हीं की वजह से प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हमको जो है शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली, आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी पूरे नैनीताल जिले में जहाँ भी कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, तमाम इन पर मुकदमे लगने चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। हम प्रशासन से मांग करेंगे, इनको जेल जाना चाहिए। और यही बंशीधर भगत जी थे जिन्होंने तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी और SD देवी गौड़ा जी को जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल बना रहे थे, उनकी गाड़ी के आगे लेट करके विरोध किया। तब तिवारी जी ने कहा था, भगत तेरा भी इलाज होगा यहाँ पर। और आज ये भगत जी हरीश रावत जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, इंदिरा हृदय जी यहाँ पर नेता जो उस समय मंत्री थी, तो उसके बाद जो जितने भी विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों को गति देने का क्या काम हुआ? एक नई ईंट नहीं लगी। इनके गृह क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ISBT, जू, चिड़ियाघर और तमाम चीज़ें आज जो है बंद पड़ी हैं। अरे भगत जी, शर्म करो, अपने गृह क्षेत्र की सुध लो। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में नगर निगम प्रशासन अपने रुके हुए काम धीरे धीरे शुरू कर रहा है, जिसके चलते पिछले साल 10 वेंडिंग बता दें कि पॉइंट का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। अब अनलॉक डाउन में बता दें कि नगर निगम प्रशासन की ओर से सस्ते 10 वेंडिंग पॉइंट्स तैयार करने पर काम जल्द शुरू होने जा रहा है और निगम ने इसके लिए जमीन चिन्हित भी कर ली है। देखिए, 10 स्थान भी इसके चिन्हित किए गए हैं और हम लोगों का जो प्लान था वो ये था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसको हम जितनी जल्दी से हो सके पूरा करें। लेकिन आप भी भली भांति विदित हैं कि कोविड के कारण लगभग सारे काम हमारे ठप पड़े हुए हैं। थोड़े थोड़े कार्य शुरू हुए हैं, तो अब इसमें भी इसकी टेंडर प्रक्रिया हम लोग करेंगे और टेंडर में देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, उसके बाद इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन प्रयास ये है कि इस वित्तीय वर्ष में इसको हम अपने मुकाम। वहीं डोईवाला में SDM के निर्देश पर तहसीलदार ने ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाया। ये बता दें कि मामला जो है साल 2019 से न्यायालय से अधीन चल रहा था, जिसको तहसीलदार ने गहनता से अध्ययन करने के बाद सर्वे कराया, जिसमें पाया गया कि कब्जाधारी का नंबर दूसरे स्थान पर है और तहसीलदार ने इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी। उसमें मैंने जब इस पत्रावली को मुझे मार्क किया गया तो मैंने उसमें अच्छे तरीके से उसकी स्टडी की, जो इसके मूल कास्ट थे उनसे बात की,
का निरीक्षण किया गया और जो हमारे सर्वे कानून को है जो तब समय भी जिन्होंने वो भूमिका चिन्हित नहीं किया गया था जिन मूल कास्ट का मुझे स्वयं 2015 और 14 में स्वीकार किया गया था क्योंकि किसी अन्य जगह पर हम उसके चिन्हीकरण के लिए उन्हें दिया हुआ था तो वो व्यक्ति वहाँ न बैठ के किसी अन्य स्थान पर ग्राम समाज की भूमि में उसका अतिक्रमण कर दिया गया था तो हमने उससे नियमानुसार राजस्व निरीक्षक हैं जो हमारे उनको मैंने डायरेक्ट किया कि आप उसको नियमानुसार हटवाने की कार्रवाई निश्चित करें जो हमें जिलाधिकारी ने निर्देश दिए थे हमने फिर उसको अतिक्रमण को हटा दिया। गदरपुर विधानसभा से 2 बार विधानसभा पद के प्रत्याशी रह चुके टोनी पठान ने किला खेड़ा थाना पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। टोनी पठान ने कहा है कि पुलिस उनके कार्यालय और आवास पर कई बार छापेमारी कर चुकी है। कोई भी व्यक्ति एक गलत सूचना देता है तो पुलिस उनके कार्यालय पर जांच के लिए आती है। वहीं इस पूरे मामले पर जब थानाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि टोनी पठान जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और पुलिस केवल कानून प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। अचानक यहाँ पुलिस आई, उन्होंने मेरे ऑफिस में जो है तलाशी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो बोले आपके खिलाफ जो है किसी ने फोन करा है एसपी साहब को कि आप जो है गलत उसमें हो स्नैक का काम करते हो। मैंने कहा भैया चेक कर लो। उससे पहले भी मेरी गाड़ी जो है मेरे पास वाहन थे उनकी चेकिंग कराई गई कि चोरी की गाड़ी है, वो भी मैं सही पाया गया। एक आदमी ने और मेरे खिलाफ फोन करा था मेरा नाम लेके के मैं टोनी पठान बोल रहा हूँ, यहाँ पर खनन और ये हो रहा वो हो रहा, उसकी जब जाँच पुलिस ने करी उसमें सही पाया गया। इस तरीके से जो मैं जुल्म और अत्याचार लोगों पर गरीब मजलूमों पर होता उस आवाज को मैं उठाता हूं तो ये बेईमान लोग जो इस काम को कर रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से इसे फंसाया जाए, क्योंकि वो मुझे खरीद तो सकते नहीं, मुझे खरीदने के लालच देते हैं कि बार बार के भाई तुम इतने रुपए ले लो इस काम में मत आओ। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्चाई के साथ हूँ और गरीब मजदूरों की दबे कुचले लोगों की हमेशा आवाज उठाता हूँ और अधिकारियों को अवगत कराते रहता हूँ, पुलिस का सहयोग करता रहता हूँ। उसके बाद भी मुखबरों ने जो नंबर से किसी नंबर से फोन करा है वो नंबर मुझे मिला है, वो नंबर स्विच हो पा रहा, रात उसने फोन उठाया मगर बात नहीं करी है। मुझे सोची समझी साजिश के तहत फंसाना चाह रहे हैं कि ये आदमी को इसे फंसा दो तो ये अपनी जो है जेल चला जाएगा, फिर हम मनमानी से जो है क्षेत्र में लूट खसोट करते रहेंगे, लोगों का हरण गरीबों का हरण करते रहेंगे। तो वहीं चंपावत जिला मुख्यालय में पहली बार केंद्रीय विद्यालय खुलने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। केंद्रीय विद्यालय के खुलने से अब लोगों को अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा सादर नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन 20 जुलाई से कक्षा 1 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं और वहीं से भर के जो ओला पोर्टल है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल उसमें डिपॉजिट किए जा सकते हैं। क्लास 1 की एडमिशन प्रक्रिया 7 अगस्त तक चलेगी अपराह्न 5 बजे तक। क्लास 2 ऑनवर्ड्स किसी भी कक्षा में कोई रिक्त स्थान होने पर संबंधित विद्यालय की वेबसाइट में जाकर रिक्तियों की सूचना मिल जाएगी और वहां से उसी विद्यालय की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसी कंसर्न विद्यालय की वेबसाइट पे जो जीमेल एड्रेस उनका है उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सम्मानित अभिभावक डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। चूंकि केंद्रीय विद्यालय 5th बटालियन एसएसबी चंपावत का आपने विशेष जिक्र किया, यह नया विद्यालय है। यहाँ क्लास 1 में ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस अभी चल रही है। क्लास 2 से क्लास 5 तक चूंकि अभी विद्यालय की वेबसाइट भारत सरकार द्वारा नहीं बन पाई है, इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है। सम्मानित अभिभावक कोविड-19 के जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस हैं उसका पालन करते हुए विद्यालय के कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एक पारदर्शी पेटी हमने बनाई है उसमें अपने आवेदन प्रपत्रों को जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय चंपावत में खुलना हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी। हमारे जो नौनिहाल हैं जिनको ट्रांसफर के कारण इधर उधर जाना पड़ता है उनके लिए सुविधा हो जाएगी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस विद्यालय में उन बच्चों को प्रवेश मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिभा है इस क्षेत्र की उस प्रतिभा को
केंद्रीय स्तर पर जाने के लिए भी सुविधा मिल पाएगी। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं शिवालिया कंपनी ने विधायक कैलाश गहतोड़ी और 50 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। शिवालिया कंपनी ने मुकदमा दर्ज न होने पर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया है। ये ग्रामीणों और शिवालिया कंपनी के मध्य कल सायंकालीन कोई विवाद हुआ। उस विवाद के उपरांत ग्रामीणों ने चौकी पे आके हमें एक तहरीर दी, जिसमें कल सायंकालीन ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज शिवालिया कंपनी के कर्मचारी हमारे पास आए, उन्होंने भी अपना जो ग्रीवेंस था हमारे पास रखा है और उनके ग्रीवेंस को भी हम लोग रिड्रेस करेंगे। आज उसमें जांच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें विधायक या भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी का भी नाम आ रहा है क्या? जो उन लोगों ने ग्रामीणों के नाम दिए हैं उनकी पहचान अभी की जा रही है और हमारे मौके पर सीओ और एस टीम गए हैं और जैसे ही उसमें जांच की जाएगी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी बताया है, अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं क्योंकि विवाद दोनों तरफ से हुआ है और किसकी गलती है वो जांच के उपरांत ही हम लोग बता पाएंगे। कल जो है शाम को जो हमें खबर प्राप्त हुई थी, 2 और पॉजिटिव केस आए थे यहाँ वार्ड नंबर 1 और 2 से, तो उसमें उन लोगों के घर के आसपास हम लोग सर्वे कर रहे हैं और जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसमें घर घर जाके आशाओं के हिसाब से सर्वे किया जा रहा है। एक तो विधायक साहब का जिसको जैसे उन्होंने हमको मारना शुरू किया, हम तो जैसे उठा के हमको गाड़ी में मारूं उड़ के, तो उसके बाद हमारे लोगों से मैंने हैंडल किया, उनको मालूम है कि जो है करके वहाँ से। तो आपका शुभ नाम? विधायक विपुल कुमार। आपको पर्सनली मेरे को मारा है विधायक जी ने मारा जी, और ये मेरे को थ्रेटेंड किया है कि मैं तुमको देख लूंगा, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते हो, तुम एक चीज नहीं कर सकते हो यहाँ से। जिस गाड़ी में ले गए थे वो पता है कौन सी गाड़ी थी आपको? बड़ी सी गाड़ी थी साहब विधायक जी की। उसके अभी उसमें विधायक जी भी थे? उसमें विधायक जी आगे बैठे थे, पीछे 2 आदमी थे, 2-3 आदमी के बीच में मैं बैठा था, पीछे एक आदमी था, ड्राइवर था तो और उनके साथ एक उनके गनर भी थे। और कोई गांव वाले थे मौके पे? हाँ भाई, सारे गांव थे, जीवन थे और गांव के लोग थे उधर में। और पूरा देहरादून में पिछले दिनों मकान पर पुश्ता गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने शहर में गिरने की कगार पर पहुंचे भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि 44 ऐसे भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, जिनको ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई पहले से ही चल रही है। लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट अभी लंबित हैं, कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनमें भी निगम के जरिए अपना पक्ष रखा जाएगा। वो तो पुश्ता गिरा हुआ था और उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से और एमडीडीए की ओर से ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो गिरासू भवन थे उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय में चूंकि अधिकांश मामलों में स्थगन आदेश था तो वहां भी कोर्ट के सामने भी इस पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा जो गिरासू भवन थे 44, उसमें बैनर भी लगाए गए हैं नगर निगम की ओर से, लोगों को सचेत किया गया है और एक अंतिम नोटिस उनको 15 दिन की जारी की गई है कि यदि 15 दिन के अंदर उसका निर्माण या उसको मरम्मत नहीं कराते हैं तो नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन पुलिस की मदद से उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। वहीं लंबे समय से अस्थायी भवन में चल रही डोईवाला की तहसील को अब अपना भवन और तहसील परिसर मिलने जा रहा है। तहसील भवन निर्माण का कार्य डिग्री कॉलेज के नजदीक बेल मंडी में चल रहा है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 करोड़ की लागत से 3 मंजिला भवन और पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तहसील भवन का निर्माण है, ये माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सम्मिलित था और अभी इसके लिए हमें वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 4 करोड़ और 2 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसमें ब्रिड पुल जो है उसके द्वारा तहसील के भवन का निर्माण किया जाएगा। अभी उनके द्वारा वहाँ पे जो पुराने हमारे स्ट्रक्चर खड़े थे उसको डिसमेंटल का कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही उसका शिलान्यास कर दिया जाएगा और औपचारिक तौर पर उसका बिल्डिंग के निर्माण शुरुआत। इसमें तो बेसिकली पार्किंग उसमें अलग से रखी गई है। इसके अलावा जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हमारे जैसे खतौनी सर्टिफिकेट ये हमारे ग्राउंड फ्लोर में रखे गए हैं। उसके अलावा उसमें एसडीएम तहसीलदार सबका ऑफिस रखा गया है और सार्वजनिक शौचालय, पेयजल इत्यादि सभी इस तरीके की सुविधाएं मिलेगी ताकि वहाँ पे आने वाली आम जनता को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर डोईवाला को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए विकास के अनेकों कार्य कर रहे हैं
और एक डोईवाला तहसील की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और डोईवाला में तहसील भी बन गई, लेकिन उसके भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील भवन के लिए उसकी स्वीकृति दी और इस पर काम शुरू हो चुका है और विधिवत इसकी जो है जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और एक अच्छा भवन बन करके तैयार होगा जो यहाँ की स्थानीय जनताओं को जिसमें विशेष सुविधा प्राप्त होगी। जो हमारी बिल्डिंग है तहसील डोईवाला की, ये ब्रिडकुल के माध्यम से कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल है और इसमें 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और 3 फ्लोर की बिल्डिंग में अलग अलग तरीके के इसमें रूम्स हैं। एसडीएम साहब का ऑफिस है और जितने कर्मचारी रहेंगे तहसील के हमारे उनके अलग अलग रूम्स हैं और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ जैसे हमारा लिफ्ट है तीनों फ्लोर के लिए लिफ्ट फैसिलिटीज़ में रहेगी, पानी की पीने की साफ़ पानी की व्यवस्था, अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वॉशरूम्स और पार्किंग की हमारी व्यवस्था है। इसमें सड़कें अंदर रहेंगी, तो काफ़ी अच्छे तरीके का एक डेवलपमेंट प्लान है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। मसूरी में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने टनल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 450 करोड़ की लागत से बनने वाले इस टनल को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों के साथ व्यापार मंडल और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक गणेश जोशी का गांधी चौक पर भव्य स्वागत किया, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिंह रावत जी का, अपने केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी का, जनरल वीके सिंह जी का। जब जनरल वीके सिंह जी से मेरी लगातार 2 बार मुलाकात हुई तो मैंने उनको पत्र दिया था और आज डबल इंजन की सरकार ने अपने काम को करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी लगातार मुझसे कहते थे साहब यहाँ कोई भी घटना कुछ मिनट गाड़ी को चलता था तो इनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती कि हमारी दुकानें न टूट जाए और इनकी ये मांग थी कि साहब एक बार, क्योंकि ये टनल का जो प्रस्ताव है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था लेकिन उसको अमली जमा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे प्रयासों ने आज रंग लाए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने 450 करोड़ के इस टनल को सैद्धांतिक सहमति दी है। आवागमन अधिक होता था तो गांधी चौक पे खासकर किंगरेक से लेकर पूरे कंपनी गार्डन तक 0 पॉइंट तक जाम की स्थिति हुई थी। विधायक जी का प्रयास, उत्तराखंड सरकार का प्रयास सराहनीय है और हमें उम्मीद है इस प्रयास से आने वाले समय में मसूरी में पर्यटकों की आवागमन बढ़ेगी, क्योंकि वो जाम में नहीं फंसेंगे और मसूरी की छवि भी दुर्मिल नहीं होगी। खासकर बात यह है कि जब देखिए मनाली में बहुत बड़ी टनल का ऑलरेडी वहाँ पे 10 साल पूर्व एक कंस्ट्रक्शन किया गया था। जम्मू हो, सब पहाड़ी क्षेत्रों में जाम से निजात दिलाने के लिए टनल ही एक उपाय है जो कि विधायक द्वारा सरकार द्वारा करा गया है। इसलिए हम सराहनीय कार्य करा है, इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार करते हैं। ये एक सबसे ज्वलंत समस्या थी पिछले 15-20 वर्षों से। गांधी चौक का जाम की वजह से मसूरी बदनाम हो जा रही थी और यहाँ की स्थानीय जनता और आने वाले पर्यटक भी बहुत दुखी रहते थे और इससे मसूरी को एक नई जीवन मिल गया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम उम्मीद ये करेंगे, आग्रह ये करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्दी से जल्दी, अब इसके जो पहली सीढ़ी चढ़े हम पहला कदम लिया गया है, इसको मुकाम पे भी जल्दी पहुँचाया जाए। तो यहाँ हरिद्वार में हो रही बारिश से जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, वहीं तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हर की पौड़ी स्थित मुख्य दीवार धराशायी हो गई। खास बात यह है कि दीवार गिरने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बिजली का तार डालने के लिए की गई खुदाई से गड्ढे में पानी भर गया था, जिसके चलते दीवार गिर गई। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से स्थानीय और तीर्थ यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। वहीं पहाड़ से गिर रहे मलबे के चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि हाईवे पर लोग खड़े हुए हैं और पहाड़ से किस तरह से मलबा गिर रहा है। आपको बता दें कि हाईवे पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन चट्टान टूटने से काम में लगातार बाधा आ रही है। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।